थोड़े दिन पहले हमने क्या किया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हम क्या नाम देते थे, डॉट प्रोडक्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी मैं कहूंगा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, उसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी, जिसके बीच में गुणा का निशान लगा होगा, इसका मतलब उन वेक्टरों का क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट। और जिसके बीच में डॉट लगा होगा, उन वेक्टरों का क्या, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। कई बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आपके पास दो वेक्टर रहे होंगे, आपके पास दो वेक्टर रहे होंगे, मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ए वेक्टर, और ये आपके पास क्या है, बी वेक्टर। तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर, और ये आपके पास क्या हो गया, बी वेक्टर। ठीक है, तो अब थोड़े दिन पहले हम क्या पढ़ रहे थे, दो लेक्चर पहले, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है भाई, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ठीक बात है। आज हम क्या पढ़ेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू एन कैप इनटू एन कैप। अब बात यह थी सर, इतनी बात तो ठीक थी, ये एन कैप क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। किसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर पे और बी वेक्टर। और किसका यूनिट वेक्टर होता है, अलोंग ए क्रॉस बी। ऐसा क्या कह रहा हूं, ये समझो, इसका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा। मान लो आपके पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, तो ये आपका क्या होगा, एन कैप। आगे बात सुनो, ध्यान करो, फिजिक्स में राइट हैंड रूल पढ़ते हो आप। अगर ए से बी पे गए तो ये उसकी क्या होती है, डायरेक्शन। सेम क्रॉस प्रोडक्ट में यही रिजल्ट काम करता है। अगर आप ए से बी पे जाओगे, ए क्रॉस बी, ए से बी पे जाओगे तो डायरेक्शन ये रहेगी, डायरेक्शन ये रहेगी। और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है, वेक्टर प्रोडक्ट, और वेक्टर में क्या होती है, डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्शन लेना जरूरी होगा। अरे एक क्लियर बात, जब आप ए से क्रॉस बी करोगे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, किस वेक्टर के, ए वेक्टर के भी और इस साइड हो। अरे होगी कि नहीं होगी, क्या बात समझ में आई? इसका मतलब ए क्रॉस बी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, किस पे, ए वेक्टर पे और बी वेक्टर पे। क्या बेटे ये बात दोबारा बताऊं, समझ में आ रहा है? अरे आई कि नहीं, ए क्रॉस बी रिजल्ट है किसका, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का। ये भी नया एक वेक्टर आया होगा, ए क्रॉस बी भी क्या है, नया वेक्टर है जो ए वेक्टर पे और बी वेक्टर पे क्या है, परपेंडिकुलर। आपसे ये भी पूछ सकता है, फाइंड द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब भी क्या होगा, क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या बेटा ये बात समझ में आई? अब बात है सर, एन कैप क्या हो गया, इन दोनों वेक्टर पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अरे दोनों वेक्टर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अगर मैं बी से ए पे आऊंगा तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। अब क्या है, अपवर्ड। क्या ये बात समझ में आई? तो डायरेक्शन कैसे लेंगे, और हमारी जो वेक्टर में डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन पे आपका क्या चलता है, यूनिट वेक्टर। तो एन कैप आपका क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, किसके अलोंग, ए क्रॉस। तो ए क्रॉस बी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, ए वेक्टर पे और। तो आपका यूनिट वेक्टर जो एन कैप है ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, किस पे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे, और किसके अलोंग होगा, ए क्रॉस बी। क्या बेटा ये बात समझ में आई है? जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। मैथड ज्यादा यूज नहीं होता, फिर भी आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। आप अगर ए से बी जाओगे तो ये ओपन साइड रहेगा, राइट हैंड जो थंब होगा वो आपका एन कैप होता है, थंब होगा आपका एन कैप। जो वेक्टर पहले रखा है उस पे आपका ये क्या नाम है,
जहां उंगलियां रख दो और जिस पे जाओ इसे घुमा दो, घूमने के बाद जिस साइड आपका अंगूठा होगा वही उस वेक्टर की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और जिसको हम नाम क्या देते हैं, यूनिट वेक्टर, और किससे लिखते हैं, एन कैप से। तो ये कंफर्म हो गया कि जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है वो भी परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए वेक्टर पेड़। अब मन में है सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो आप ध्यान से देखो, मैं ए वेक्टर ठीक है और बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिया, मैंने कहा दोनों वेक्टर एक दूसरे पे गए, ठीक है, सॉरी ये छोड़ दो, इनके बीच में एंगल कितने का है, 90, इनके बीच में एंगल कितने का है, 90 का। तो आंसर क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या बन गया, साइन 90, क्या बन गया अभी, साइन 90। अरे बनेगा साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, एन कैप। ये कैसा होता है, स्केलर। अरे कैसा होता है, स्केलर। ये क्या आपका यूनिट वेक्टर, इसका मतलब कोई वेक्टर, और ये वेक्टर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर तो वेक्टर की डायरेक्शन पे वेक्टर पे कोई फर्क पड़ता है क्या, अरे उसका मैग्नीट्यूड ही तो बढ़ता है। मान लो कोई वेक्टर ही है आपके पास, ए वेक्टर, इसको मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, वेक्टर तो वही रहेगा, डायरेक्शन तो वही रहेगी। तो तुम बताओ ये चीज आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये बराबर किसके है, अरे क्या है, ए वेक्टर क्रॉस, इसका मतलब क्या, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। और एन कैप क्या होता है, परपेंडिकुलर किस पे, पहले मान के चलते जो एन कैप होता है हमारा परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर पे, और क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम वेक्टर की रहते हैं डायरेक्शन, और ये किसके बराबर है, ए क्रॉस बी का। इसका मतलब जो आपका एन कैप होता है वो किसके अलोंग होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, और एन कैप परपेंडिकुलर होता है किस पे, ए वेक्टर पे और बी वेक्टर। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, ए वेक्टर पे एंड, क्या ये बात समझ आई, बेटे समझ में आएगी नहीं। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, ए क्रॉस बी, ये ए पे परपेंडिकुलर, क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, देख लो कर लोगे। तो आपसे कई बार ये कह दे, आपसे ये कह दे मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए किसके अलोंग, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग। इसका मतलब आपको किसके अलोंग चाहिए, ए क्रॉस, और किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर अपॉन उसका क्या, बेटे ये बात समझ में आई कि नहीं, अरे ये तो बात समझ में आई। और ये इसके परपेंडिकुलर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन होता है, एन कैप। तो ध्यान रखना भी आपका क्या होता है, बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आएगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया। जब भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछे ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर के अलोंग, तो आपका आंसर यही होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए क्रॉस बी उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो यूनिट वेक्टर होता है हमारे अकॉर्डिंग एन कैप मानते हैं, एन कैप का फॉर्मूला ये लगा सकते हो आप, ठीक है। अब इसके आगे लगाते हैं प्लस और माइनस, क्यों, डायरेक्शन। आप पॉइंट कर सकते हो, क्या ये बात समझ में आ गई, क्या दोबारा बताऊं, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। अब बात आती है सर एंगल निकालना हो, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा, एन कैप साथ आएगा, एन कैप तो क्या आएगा, साइन आएगा। या तो एन कैप की वैल्यू रखो या इसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड कर दो, क्योंकि यूनिट वेक्टर में कितना हो जाएगा 1। तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड तो वही आंसर आएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू क्या हो गया, साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा का आंसर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बेटे ये बात समझ में आएगी, क्या ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते समझ में आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर कहाँ होता है समझ में आ गया, ठीक है। अरे आएगी नहीं बात समझ, हमें निकालना आए चाहिए आए क्रॉस प्रोडक्ट, पर क्रॉस प्रोडक्ट का जो मीनिंग होता है क्या वो समझ में आ गया, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते क्या समझ में आ गया, ए क्रॉस बी किस पे परपेंडिकुलर होता है क्या ये बात समझ में आ गई, इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके रिजल्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या चीज यूज होती है, कौन कौन से इसके रिजल्ट होते हैं, और ये जो बेसिक्स होते हैं ज्यादा क्लियर कब होते हैं जब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब पहले आपने क्या पढ़ा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर होगा क्या आएगा,
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू क्या आएगा भाई, साइन थीटा इंटू एन कैप। क्या इन सभी के बारे में आप जानते हो? कोई डाउट हो तो बताओ। दूसरी बात, आपने कहा कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो हो गया तो क्या होगा? होश नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर जीरो हो गया, कब जीरो हो सकता है? हमारे थीटा क्या होगा? थीटा जीरो, साइन थीटा जीरो कब होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, या तो एंगल जीरो या एंगल 180। क्या समझ रहे हो बात? अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो कितने केस पड़े? अगर ऐसा हुआ तो देन आपके पास या तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, और या जो आपका थीटा है वो या तो जीरो होगा या क्या होगा, पाई। क्या ये बात समझ आएगी? अरे इन्हीं केस में तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। अब देखो, मैग्नीट्यूड से हमें कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये हो गया, अगर किसी वेक्टर को जीरो वेक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर ही आएगा। अरे आई नहीं बात समझ, डॉट में भी ये आंसर आता है। परंतु एक नई चीज यहां आ गई एंगल पे। अगर एंगल जीरो हुआ दो वेक्टर के बीच में, या तो दोनों वेक्टर एक दूसरे पे क्या होंगे? क्या होंगे? एंटी पैरेलल, या क्या होंगे? कोलिनियर। समझ रहे हो बात? अरे कोलिनियर दो वेक्टर तब भी तो उनके बीच में एंगल कितना होगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ, जब भी दो वेक्टर पैरेलल दे दे, कह दे आपको एक वेक्टर ए पैरेलल है बी वेक्टर के, या एक वेक्टर ए कोलिनियर है बी वेक्टर के साथ, तो पक्का क्या होगा? उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। डॉट जीरो नहीं होता था, डॉट में a1/a2 बराबर जीरो। याद आ गई बात? अरे यार, क्रॉस प्रोडक्ट किसी दो वेक्टरों का जीरो है तो वो पैरेलल होते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का जीरो है तो आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात समझ में आएगी? बेटे समझ में आया नहीं आया? आ गया। दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? अरे ये जीरो कब आएगा? तो आप कह रहे हो सर एंगल कितना होगा? जीरो। और एंगल जीरो और पाई का होता है जब पैरेलल होते हैं, जब कोलिनियर होते हैं। तो जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। और जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। आगे बात सुन, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल। तो पेपर में आपसे आ जाए ये पूछ ले, क्या ये दो वेक्टर पैरेलल है? तो आप ये भी कर सकते हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल किसके बराबर कर सकते हो? जीरो के। तब आंसर आ सकता है। अरे यही बात समझ अच्छी। तीसरी बात, फोर्थ बात, ठीक है। अब बात ये आती है सर कि आपने ये बता दिया जो एन कैप यूनिट वेक्टर होता है वो किसके अलावा होता है? ए क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब एन कैप भी ए वेक्टर और बी वेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि वो ए वेक्टर और बी वेक्टर पे क्या होगा? परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। वो दो वेक्टरों का क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट होगा। कई बात समझ में आई? अरे यही तो सर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के अलोंग एन कैप उनका परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं? अरे ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये क्या आपका बी वेक्टर, अरे है या नहीं? तो ये वेक्टर कौन सा होगा? एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम पहले ए क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना, जिसको हमने अपनी भाषा में क्या माना हुआ है? एन कैप। इसके साथ प्लस माइनस क्यों लगता है? क्योंकि डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है? राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम ए से बी पे जाएंगे तो ये किसके अकॉर्डिंग? तो ओपन अपर सॉरी अपर डायरेक्शन बाहर वाले साइड में इस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? किस साइड? इस साइड है। अगर हम बी से ए लेंगे तो इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर के ऊपर किस साइड? तो इसका मतलब इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर पड़े होंगे अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो उसका यूनिट वेक्टर इस प्लेन के ऊपर क्या होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? अरे आगे कि नहीं आ गई? ये फॉर्मूला समझ में आ गया। उसके बाद अगली बात, तो सर अगर हमें साइन थीटा निकालना हो, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट बता दो आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा सर ऐसा क्या हो सकता है, हम जरूर थोड़ी साइन थीटा निकाले, कोस थीटा क्यों निकाल देंगे, क्या आंसर अलग आएगा। कोस थीटा निकालोगे जब हमें किसका यूज करना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट का। साइन थीटा निकालोगे किसका यूज करना पड़ता है, आप अगर साइन थीटा का आंसर पूछा है कोस थीटा निकाल दो, आइडेंटिटी लगा साइन का निकाल दो, डायरेक्ट साइन का निकालोगे तो आप इस फॉर्मूले से निकाल दो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड एग्जाम में कैसे काम करता है। आगे बात समझ, अरे बेटे समझ में आया कि नहीं आया, ये दोबारा तो आगे बात समझे। उसके बाद बात ये है कि सर ऐसे तो हमारे पास ये एक्स एक्सिस होगी, ठीक है भाई साहब, ये क्या हो गया आपकी वाई एक्सिस और ये क्या हो गया आपकी जेड एक्सिस, समझना। इसके अलोंग आपने क्या माना यूनिट वेक्टर आई कैप, इसके अलोंग क्या माना आपने जे कैप, इसके अलोंग क्या माना है आपने के कैप। अरे आई की नहीं बात समझ, इनका भी तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जैसे डॉट प्रोडक्ट हुआ था, आई को आई से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, ऐसे इनमें तो कुछ कहानी होगी। अरे होगी नहीं होगी, समझना बात। आई कैप को आई कैप से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो गए पैरेलल, एंगल कितना हो जाएगा 0। अरे फॉर्मूला लगाओगे आई कैप इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अरे थीटा कितना हो गया 0, क्योंकि आई के साथ आई है तो दोनों दूसरे एंगल कितना हो गया 0 और साइन 0 कितना होता है 0। ये सारी महाभारती कितनी होगी 0। अरे बेटे समझ में आई कि नहीं आई बात। ऐसे जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें कितना आंसर आएगा 0। के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें कितना आंसर आएगा 0। क्या याद रख लोगे बात। देखो डॉट प्रोडक्ट में आंसर 1 आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में कितना आ रहा है 0। उलझना मत, बिल्कुल आराम से बेसिस पर, ठीक है। ऐसी बात है। तो सर बात यह आई आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जे कैप के साथ, तब कौन सी महाभारत होगी आई, समझना। देखो ये क्या होता है, मान लो एक्स एक्सिस, तो ये क्या होता है, ये क्या होता है आप कर इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, समझना भी मेरी बात को। अब क्या कर रहे हो, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आंसर इसका परपेंडिकुलर आएगा, इसका परपेंडिकुलर तो ये आंसर ये ना। अरे आई कि नहीं बात समझ, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आया। वैसे करके देखते हैं तो आई और जे के बीच में एंगल कितने होता है। अरे आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो क्या बनेगा आई कैप का मैग्नीट्यूड जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन 90 इंटू एन कैप, ठीक। ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1। आंसर ओनली क्या आएगा एन कैप। और एन कैप इन दोनों के साथ क्या होता है, अरे आई और जे के ऊपर एन कैप क्या होता है, या आई कैप क्रॉस जे कैप परपेंडिकुलर होगा किस पे, आई पे और जे पे। आई और जे पे परपेंडिकुलर कौन होता है के, तो आंसर क्या आएगा एन कैप क्या आएगा के कैप। क्या बेटे समझ में आएगी नहीं आई बात समझ। अरे आएगी नहीं अभी तो परपेंडिकुलर सवाल है, इसका मतलब आई को एक सर्कल ऐसा रहा होगा, याद रखने के लिए, ठीक। यहां कहीं क्या रहा होगा आई कैप फिर जे कैप, ये तो याद रखने के लिए सर्कल में नहीं होते, याद रह जाएंगे। हर का प्रूफ करवाना लिखो तो लिखवा लो मेरे से भाई। ऐसे जे के साथ क्रॉस करोगे के कैप का तो क्या आंसर आएगा आई कैप। अरे होगा कि नहीं होगा। ऐसे तुम के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आई कैप के साथ आंसर क्या आएगा जे कैप। ऐसे आंसर आते रहेंगे। और आई का आई के साथ करोगे कितना आएगा 0। जे का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा 0। क्या ये कैसे आई है बात समझ में आ गया आप सभी को। अब देखो याद कैसे रख लेते हैं, सर्कल से बढ़ो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आंसर अगला है बचाओ। तो या ऐसे आई कैप क्रॉस जे कैप, आंसर क्या आएगा समझ में आ गया। आई जे आंसर, जे के आंसर आई कैप, बोलते जाओ भी के आई कैप आंसर जे कैप। अगर मैं उल्टा ले लूं आई कैप क्रॉस जे कैप, डायरेक्शन मैंने क्या कर दी चेंज, और जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा आंसर क्या आएगा माइनस का। क्या ये बात समझ में आ गई। इसलिए सर्कल से याद रखना थोड़ा आसान होता है, इसमें पता नहीं होगा आंसर नेगेटिव की मतलब डायरेक्शन चेंज किया नहीं किए, इसलिए इसमें सिखा देते हैं।
आई, देखो आपने क्या कर दिया, आई जे डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आंसर तो आएगा के, पर किसके साथ, नेगेटिव के साथ। क्या ये कहानी समझ में आ गई? अगर आपने गलती से के बाद क्या हो गया, जे आई लिखना भैया, बोल तो जे आई लिखी है, ठीक है। देखो आपने के से आई पे जाना था, अगर आई से आई कैप से आप जे के कैप पे चले गए, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के जे कैप। क्या बेटे ये कहानी समझ में आई कि नहीं है? दोबारा बताऊं या समझ में? देख लो कुछ बच्चे दोबारा बता, आगे भी बढ़े। तो आप जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनके चक्कर में तो नहीं उलझोगे, ये चीजें समझ में आती है। आपसे कोई पूछ ले आई कैप का आई कैप के साथ डॉट करेंगे कितना आएगा, 1। आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस करेंगे कितना आएगा, 0। कोई पूछ ले क्यों आता है, दस डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे। एक क्रॉस में साइन थीटा होता है और डॉट में कॉस थीटा होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक, आगे करते हैं। भाई इतनी कहानी तो सीख ली सर, ये तो बेसिक्स हो गया, मान सकते हैं आपकी बात। पर सर आपने डॉट प्रोडक्ट में एक चीज सिखाई थी, क्या ए वेक्टर का डॉट अगर बी वेक्टर से करते तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस जे वाला जे से। क्या क्रॉस में भी ऐसा कुछ कहानी रची जाएगी? अगर रची जाए तो आंसर आसान हो जाएगा, वरना से तक सोल्व करते रहेंगे। तो देखते करके ऐसा क्या है इसमें, देखो ए वेक्टर हो गया A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ठीक है। एक बी वेक्टर हो गया अपने पास B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। हमें क्या करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बेटे क्या बनेगा, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के। क्या बेटे ये बात समझ आएगी? क्या दोबारा आगे बात समझ, ठीक है करके देखो। पहले वाले को पहले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो सर A1 B1 आई कैप क्रॉस आई होगा नहीं होगा? क्या ये बात समझ आएगी? दूसरे का दूसरे पहले का दूसरे के साथ तो A1 B2 आई कैप क्रॉस जे कैप। क्या बात समझ में? ठीक है, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी, A1 B3 आई कैप क्रॉस के कैप, ठीक है ठीक है। क्या बात समझ में आएगी? प्लस अब करोगे इसका नंबर आएगा, क्या करोगे A2 B1 जे कैप क्रॉस, इनको चेंज मत कर देना नहीं तो डायरेक्ट से चेंज हो जाएंगे, जे इंटू क्रॉस आएंगे, बोलते जाओ क्या आएगा, A2 B2 जे क्रॉस जे कैप A2 B3 जे कैप क्रॉस, क्या बात समझा, प्लस A3 B1 जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस A3 B2 के कैप क्रॉस जे कैप, हाँ भी प्लस A3 B3 के कैप क्रॉस, ठीक है। आपको पता आई क्रॉस आई कितना होता है, 0। जे क्रॉस जे कितना होता है, 0। के क्रॉस के कितना होता है, ये महाभारत 0, ये महाभारत 0 और लास्ट की ये महाभारत 0। क्या ये बात समझ में आई? बच क्या गया, A1 A2 आई क्रॉस जे सर्कल आउट, ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप, ये हो गया के कैप। आई जे क्या आंसर आएगा, के कैप, ठीक बात है। प्लस A1 B3 आई क्रॉस के माइनस जे कैप, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। प्लस A2 B1 बोलो आई जे क्रॉस आई माइनस के, ये बात समझ आ गई। प्लस A2 B3, ठीक है। जे क्रॉस, अरे जे क्रॉस के कितना आएगा आई, ठीक है। प्लस A3 B1 कितना बनेगा अभी, के क्रॉस आई कितना बनेगा, ठीक है। प्लस A3 B2 कितना बनेगा, बोलो के और जे माइनस, ठीक है। अब देखो आई क्या पढ़े, आई क्या पढ़, ये घेरा और एक घेरा,
तो क्या हो जाएगा A2B3 माइनस A3B2 और क्या लग गया, ठीक बात है। जे क्या पड़ा देखो, ये जे वाला ये रहा, क्या बन गया A3B1 माइनस A1B3, क्या बन गया जे क्या, के वाला देखो क्या बनेगा A1B2 माइनस A2B1 और क्या बन गया के। भाई हमने पूरी कोशिश की, आंसर में भी निकाल लिया, पर ये तो याद रखना बहुत मुश्किल हो गया, ये तो पहले वाले से मुश्किल हो गया। भाई इससे आसान तो हम कर ही लेंगे, ये रटेंगे, इससे आसान तो क्रॉस प्रोडक्ट कर ही लेंगे वेक्टर का, ठीक है। तो मैंने कहा कि हम एक चीज और करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, समझना चीज को, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, यहाँ जेड। कितनी टर्म बढ़ गई, दो टर्म की एक टर्म, दो टर्म्स की एक टर्म, दो टर्म्स की एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होता है, उसका डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो उसमें कितने टर्म आते हैं, 6। अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो उसमें कितने टर्म आएंगे, 6 टर्म आएंगे, 3 नेगेटिव 3, मेरे को नहीं था आपने बेसिक्स पढ़ा दिया, 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अगर 2x2 ऑर्डर का है उसमें कितने टर्म होती है, अरे कितनी होती है, मैं मारूंगा कान पे, जितने ऑर्डर की होती है उतने ही फैक्टोरियल टर्म होती है। 3 ऑर्डर के 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आता है 6, 2 ऑर्डर के तो एक पॉजिटिव एक, याद है इसमें 3 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव। इसका मतलब माइंड में अगर मैट्रिक्स लेके जाए तो डिटरमिनेंट रहा होगा 3x3 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, और आंसर किससे निकाला उसने, आई कैप जे कैप, और क्या तो कोई रो रही होगी या कोई इसके अकॉर्डिंग आंसर है, समझ रहे, अरे समझ रहे। तो ऐसा माइंड में आया तो बना के देख लेते, ये तो आपका डिटरमिनेंट हो गया कितने ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का। ये क्या आई कैप, ये क्या हो गया जे कैप, ये क्या हो गया के कैप, अरे माना कि नहीं माना। और वेक्टर के कोएफिशिएंट यहां लिख दो, A1 A2 A3 B1 B2, क्या बात समझ में आई है। अब डिटरमिनेंट निकाल के देखो, अगर आंसर यही आ गया तो ये मावाट ना पढ़ के हम बस ये निकाल के दिखाओ आंसर, आई कैप इस रो के अकॉर्डिंग निकालना है, आई कैप इनटू फर्स्ट रो में क्या आएगा A2B3 माइनस A3B2 माइनस जे कैप, समझ रहे क्या बोल रहा हूं, माइनस क्यों, सेकंड साइन कैसे आते हैं, माइनस आई की पावर आई प्लस, याद है ना वो मैट्रिक्स, ठीक है। ये रो छोड़कर ये कॉलम क्या बढ़ेगा, A1B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप, क्या बनेगा अभी, ये कॉलम और ये रो छोड़ो, क्या बनेगा A1B2 माइनस B1 A2, क्या बेटे ये बात समझ में आई। अब मिलाओ आंसर को, पहला सही है बिल्कुल, तीसरा सही है, दूसरे में दिक्कत है, जो ये प्लस का माइनस के जो माइनस को मिलेंगे प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर क्या है। तो इतनी महाभारत ना पढ़ के हम जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना आएगा किससे करेंगे, डिटरमिनेंट से करेंगे। क्या समझ में आ गई, अरे ये कहानी कहां से आई दोबारा बताऊं या समझ में आ गई। अगर मैं डायरेक्ट ये भी लिखवा देता आप रटते तो दिक्कत वाली बात नहीं, प्लस में पढ़ा आपने, फिजिक्स में भी यही फॉर्मूला था, पर अब आप ये नहीं कह सकते कि चीज कहां से है, आपको याद होता, इससे मैं ये आसानी से लिखवा लेता, ना करके भी याद करवा लेता तुमसे। कोई एक ऐसा बच्चा निकला तो पूछ लेता सर कहां से है, और पूछता तो नहीं बताता मैं, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया। तो बेटे ध्यान दिया करो, आप डिटरमिनेंट पढ़ के आए हो, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको ये जरूर पता था कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पेपर में नहीं आएगी, ये कभी कोशिश देगी, अगर पेपर पूरा आता तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आती, और वो हमारे सर पढ़ा रहे हमें तो हम प्रॉपर्टी को याद, तुमसे प्रॉपर्टी को याद, वैसा पढ़ाई हुई चीज है ये। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से कितने एलिमेंट होंगे उसमें, 3x3 सोचने दो जी, कैलकुलेशन करने के बहुत बढ़िया, कैलकुलेटर ले आओ, कर लियो कैलकुलेशन, अरे जब बता रखा, यही तो दिक्कत है, तो टेस्ट क्लियर क्यों नहीं होता। एनडीए में कुछ बड़ी चीज नहीं पूछी जाती, बहुत बड़ी तो पूछ ली जाती है, अभी आप बहुत बड़ा महाभारत पूछ ली जाती है, गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के होते पता है आपको, उसमें ये पूछ लिया आपसे एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स से कितने एलिमेंट होंगे, आप तो लौट जाओगे सर नहीं पर, आज ये दे दो गिन देंगे, पर ये कितने होंगे 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उतने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना, कितने टर्म होंगे नहीं पता,
जितने क्रम जितनी ऑर्डर का होता है उतने फैक्टोरियल क्रम होते हैं उसमें। आगे बात समझ में, चलो क्या ये बात समझ आई? क्यों मैट्रिक्स समझाई? समझ आई? जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो सारी बात ना बढ़ के उल्ली का पड़ेगी। ये तो कर लोगे। पहला जो वेक्टर है उसका कोएफिशिएंट दिखाएंगे, दूसरे के इसके नीचे। अगर उल्टे लिख दिए तो दिक्कत आ जाए। आगे बात सुन, देखो वैसे एक बात है, ये तो छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये लिखा लेते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होगा या नहीं होगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर नहीं होगा। अगर बेसिक से समझे तो सर ये मान लो ए है और ये क्या आपका बी है। ए से बी जाएंगे तो इस जाएंगे और बी से जाएंगे तो इस जाएंगे, तो अभी सर नहीं होगा। तो सर डायरेक्शन जब चेंज होती है तो साइन क्या आता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब सर ए क्रॉस बी का भी बराबर नहीं होगा बी क्रॉस ए के। अगर इसके आगे नेगेटिव लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कमोटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता। पर हमें एक नई चीज मिल गई। अगर हमारा आंसर ए क्रॉस बी से सेट नहीं हो रहा तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस ए किसके साथ है? नेगेटिव साइन के साथ। आगे बस वो हाथ वाला तो मेरे को समझ में आया। इससे बताओ क्या किया मैंने, पर इससे तो आसान है। ये कह रहा है ए क्रॉस बी है, अगर आप गलती से क्या लिखोगे? बी क्रॉस ए, तो ये ऊपर जाएगा। ये कोई भी दो कॉलम या रो को एक्सरसाइज का निशान क्या है? अब आगे बात समझ। अरे आया कि नहीं आया? चल हाँ भी फिर कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को वेक्टर क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्या पड़ेगा अभी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। क्या बेटा ये बात समझ में आई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर मतलब नंबर साइन नेगेटिव है, फिर पे डायरेक्शन का चक्कर ध्यान रखना, गलती मत करना। ठीक है, ओके। तो ये छोटे छोटे आपके बेसिक्स थे। कह रहा है लैम्डा ए क्रॉस बी वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या दूसरे वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब स्केलर में ये स्केलर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करते तो एसोसिएटिव लॉ को क्या कर लेता है? ये सेटिस्फाई कर लेता। कोई दिक्कत वाली बात है? एसोसिएटिव। हाँ ठीक है, क्या दोबारा बताऊं मैं समझा?